में तिरंगा बोल उठा। दास्तां उस दौर की जब जकड़ा था गुलामी की बेड़ियों में, तब इस धरती की माटी से कुछ कल्प वृक्ष यूं फूटे थे, जिससे फरंगियों के हौसले जो टूटे थे। देश में आजादी का बीज मैं बो चला, हाँ आज मैं तिरंगा बोल उठा। 1498 जब पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी, केप ऑफ गुड होप से भारत के कालीकट पहुंचा और इस अद्भुत देश की खूबसूरती और शासन को देखकर दंग रह गया और भारतीय बाजारों से करीब 60% मुनाफे के साथ वापस लौटे वास्को डिगामा ने वैश्विक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। दरअसल इस समुद्री मार्ग ने अन्य यूरोपीय व्यापारियों के लिए नए रास्ते खोल दिए। डच, फ्रेंच सहित कई यूरोपीय कंपनियों ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा और अपने व्यापार को नया आयाम दिया। गौरतलब है कि उस दौर में भारतीय मसालों का दुनिया में डंका बज रहा था और इसमें काली मिर्च का प्रभाव इतना गहरा था कि उस दौर में इसकी तुलना सोने से की जाती थी और इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि उस दौरान मसाले के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था, लेकिन साल 1599 के अंतिम दिन लंदन शहर में जन्म हुआ ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। यही कंपनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मशहूर हुई। शुरुआती दौर में इस कंपनी पर ब्रिटिश व्यापारियों और अभिजात वर्ग का ही आधिपत्य था। 31 दिसंबर 1599 को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर का मतलब था एक रिटर्न ऑर्डर, जिसका मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में बनी है, दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर मसालों और दूसरी वस्तुओं का व्यापार कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो उन्हें एक प्रकार का ट्रेडिंग लाइसेंस मिल गया। इसके साथ ही इसे कई विशेषाधिकार भी मिले, जिसमें अपना खुद का पैसा छापना, अपने अनुसार व्यापार वाले क्षेत्र में नियम कानून बनाना शामिल थे। इसके साथ ही क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को क्षेत्र सीमा भी बताई थी और वह था केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मैगलन राज्यों के पश्चिम में बसा क्षेत्र। इसके बाद शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा, जिसमें वो सबसे पहले समुद्री मार्ग के जरिए पहुंचे इंडोनेशिया की ओर। हालांकि उस वक्त वहां डच व्यापारियों की पकड़ बेहद मजबूत थी और साथ ही वे सैन्य शक्ति से भी परिपूर्ण थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां अपनी जगह नहीं बना पाई, जिसके बाद कंपनी ने भारत का रुख किया और 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनयिक विलियम हॉकिंस पहली बार भारत में सूरत पहुंचे। लेकिन भारत में भी कंपनी के लिए मुश्किलें कम नहीं थीं। दरअसल यहाँ पहले से ही पुर्तगाली अपनी पैठ जमा चुके थे। इसके साथ ही भारत में उस समय मुगलों का शासन था। विलियम हॉकिंस यह बात भली भांति जान चुके थे। यहाँ टिकने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसलिए बिना समय गंवाए विलियम सीधे पहुंचे आगरा, जहां बादशाह जहांगीर का दरबार लगा था। लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस की बात ठुकरा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। बहरहाल कंपनी ने हार नहीं मानी और 18 सितंबर 1615 को एक बार फिर मुगल दरबार में दाखिल हुए इंग्लैंड के आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो। उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की और इंग्लैंड के साथ व्यापार करने का प्रस्ताव बड़े ही रोचक अंदाज में सामने रखा और कहा कि अगर कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है तो इसके बदले कंपनी मुगल प्रशासन को प्रति वर्ष एक तय राशि का भुगतान करेगी। और इस तरह 3 साल तक लगातार अनुनय विनय के बाद सर थॉमस रो को सफलता हासिल हुई और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी ने अलग अलग हिस्सों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब कंपनी की नजर बंगाल और साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से पर थी। चूंकि मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और बढ़ते समय के साथ मुगल शासन कमजोर पड़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी जगह
स्थानीय प्रशासन लेने लगा था। वहीं इन सब के बीच साल 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई और उन्हें दहेज में भारत का शहर बॉम्बे मिला। अब बॉम्बे इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहुंच यहां आसान हो गई। साल 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तब मुगल साम्राज्य की सीमा सिकुड़ गई थी और उनके पास राजस्व का एकमात्र स्रोत बंगाल बचा था। कर राजस्व केवल बंगाल से आता था, बाकी सभी प्रांत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। यही सिलसिला आगे भी जारी रहता है, लेकिन साल 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद हालात बदलने लगते हैं और बंगाल के नए नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे और वे अंग्रेजों के मंसूबों को भांप गए थे, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में व्यापार के नाम पर बनाए जा रहे किलों का विरोध किया और अपने 30,000 सैनिकों को भेजकर कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया तथा उनके कार्यकर्ताओं को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, जिसमें घुटन के कारण कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। नवाब सिराजुद्दौला के इस कदम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा झटका लगता है। इसके साथ ही व्यापार करने आई कंपनी भी अपने तेवर दिखाते हुए बदले की भावना से आगे की कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, अगले भाग में जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब सिराजुद्दौला के रूप में एक बड़ी चुनौती मिली और व्यापार करने आई कंपनी कैसे युद्ध के मैदान में कूदी। तो जल्द ही मिलते हैं इन सवालों के जवाब के साथ अगले भाग में। जय हिंद।